नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल और बीटेक कर रहे सिविल ब्रांच के उन स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की जानकारी लेनी है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यानी कि ढाल एवं विक्षेप। डिप्लोमा के बच्चों के लिए सब्जेक्ट CE 301 जो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें ये चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर पे मैं अब तक आपके समक्ष 5 वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूँ। ये छठा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्षेत्रफल प्रमेय और उस पर आधारित कुछ बातें। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रफल प्रमेय यानी कि एरिया थ्योरम। अब ये प्रमेय जो है, ये बीम जो होती है उसमें जो अलग अलग प्रकार की जो भार की पद्धतियां हैं उसके अंतर्गत जो भार लगते हैं, पॉइंट लोड है, UDL है इत्यादि, तो उन भारों के कारण बीम के किसी भी सेक्शन पर कितना स्लोप होता है उसको निकालने के लिए एरिया थ्योरम काम आती है। Area theorem is used to find slope at different sections of a beam which is loaded by point loads or UDL। तो ये स्लोप निकालने के काम आती है। पहली बात। अब ये है क्या, इसका कथन क्या है? कथन को कहते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहले हिंदी में लिख देते हैं। तो ये है कि किसी भारित धरण के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य ढाल में परिवर्तन इसका मतलब change of slope between any 2 points on a loaded beam। Change of slope between any 2 points on a loaded beam बराबर A/EI। A/EI जहाँ A क्या है? A है उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के मध्य बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्षेत्रफल। और EI क्या है? ये है नमन दृढ़ता। नमन दृढ़ता, इसके बारे में मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। इसे कहते हैं फ्लेक्सरल रिजिडिटी। फ्लेक्सरल रिजिडिटी ये एरिया थ्योरम है। यानी अगर आपको बीम के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पता करना है कि स्लोप में चेंज कितना हो रहा है, अलग अलग भार जो लग रहे हैं बीम के ऊपर, उसके कारण जब बीम है ना वो डिफ्लेक्ट होगी, विक्षेपित होगी। तो विक्षेप वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ढाल में परिवर्तन जो होता है, स्लोप में जो चेंज होता है, वो चेंज जो है
वो होता है एरिया अपॉन ई आई, जहाँ जो एरिया ए है वो जिन दो बिंदुओं के बीच में स्लोप में चेंज पता करना है उनके बीच के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है, और ई आई है फ्लेक्सरल रिजिडिटी। अब देखिए हम अलग अलग कई केसेस कर चुके हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहला जो केस है ये वाला, ये जिसमें इसका स्पान है एल। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए थे इनके लिए, तो ये इस प्रकार से विक्षेपित होगी है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसे कहते हैं विक्षेप वक्र, डिफ्लेक्शन कर्व। कई बार इसको प्रत्यास्थ वक्र भी कहते हैं, प्रत्यास्थ वक्र यानी कि इलास्टिक कर्व। विक्षेप वक्र क्यों कहते हैं कि इस वक्र पे हमें पता पड़ता है कि किस पॉइंट का डिफ्लेक्शन कितना हुआ है। जैसे ये ए है, ये बी है, तो बी का डिफ्लेक्शन इतना हो गया है बी1। मान लो यहाँ कोई पॉइंट होता है सी, उसका डिफ्लेक्शन हो गया सी1। कोई मान लो डी है, उसका डिफ्लेक्शन हो गया डी1, और ए का डिफ्लेक्शन कितना होगा 0। ये तो वही है क्योंकि एंड फिक्स्ड है ये। तो चूँकि ये जो कर्व है ये बीम के अलग अलग सेक्शंस पर कितना डिफ्लेक्शन है इसको प्रदर्शित करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, इसलिए इसको अपन डिफ्लेक्शन कर्व भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका प्रत्यास्थ वक्र यानी कि इलास्टिक कर्व। ऐसा क्यों कि भाई जब लोड लगते हैं तो ये इलास्टिसिटी के कारण ये बीम बेंड हो जाती है। अगर लोड को हटा दिया जाए तो ये बीम वापस सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट। इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको इलास्टिक कर्व भी कहते हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि ए पॉइंट पर स्लोप कितना है, आई ए 0, हम कह चुके थे ना फिक्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम के फिक्स्ड लाइन पर हमेशा स्लोप 0 होता है। और ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट, इस पर स्लोप कितना है, ये देखिए यहाँ अगर मैं टेंजेंट खींचूँ बी के ऊपर, ये बी पे टेंजेंट, ये बी पॉइंट है ना, ये जो कर्व है विक्षेप वक्र, इसके बी बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है ये, और ये हो गए आपके आई बी। तो आई बी जो है वो बी पर स्लोप है, यानी कि स्लोप एट बी। अच्छा ए पर स्लोप कितना है 0, बी पर स्लोप कितना है आई बी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए से बी के बीच में जो स्लोप में चेंज है वो आई बी है। देखिएगा ये ढाल में परिवर्तन के लिए ये प्रमेय है, ये ढाल में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि आई बी जो है वो ए से बी के बीच स्लोप में चेंज ऑफ स्लोप फ्रॉम ए टू बी। अच्छा अगर मैं इसके लिए बनाऊं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ये ऐसा बना था, याद कीजिए आप, स्ट्रेट लाइन थी ये, और ये था W इंटू एल, और ये था L, और ये इसमें पॉजिटिव था, इस तरह से। अब हम कह सकते हैं कि ये जो बात की मैंने अभी, आई बी बराबर ए से बी के बीच स्लोप में चेंज, स्लोप में परिवर्तन। और नियम क्या कहता है ये कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में ढाल में परिवर्तन जो होता है वो ए अपॉन ई आई, जहाँ ए क्या है, उन बिंदुओं के बीच बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया। अब हमें ये देखना है कि एक तो टेंजेंट हमने खींची थी ए पर, हॉरिजॉन्टल है, एक टेंजेंट खींची हमने बी पर, ये ऐसी है, और ए पर स्लोप है 0 और बी पर स्लोप है आई बी। तो ए से बी के बीच में जो स्लोप में चेंज है वो भी आई बी है, और आई बी निकालने के लिए हम ए से बी के बीच स्लोप में जो चेंज है वो अपॉन ई आई करेंगे। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि अगर देखिए ए का मतलब उन बिंदुओं के मध्य बी एम डी का एरिया। अब मैं
इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया निकालना चाहता हूँ, आई बी बराबर, ये एरिया क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए आई। ये जो मैंने बताया ना, आई बी बराबर ए से बी के बीच में स्लोप में चेंज, और जो स्लोप में चेंज होता है वो ए अपॉन ई आई होता है। स्लोप में चेंज बराबर ए बटा ई आई, या आई बी बराबर ए। ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू एल इंटू डब्ल्यू एल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया हो गया अपॉन ई आई। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू एल इंटू एल, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। और आपने गौर अगर करेंगे तो पता पड़ेगा ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी प्रूव किया था मैकेले मेथड से, WL² बटा 2EI। तो देखिए कितना आसानी से ये निकल गया। मैकेले मेथड में काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती थी, सेक्शन लेना पड़ता था, फिर EI d2i/dx² से बराबर mx से, फिर एक बार इंटीग्रल करते थे, C1 आता था, 2 बार करते थे, C1 C2 आते थे, फिर C1 C2 की वैल्यू निकालते थे, फिर यूँ करके 5 इक्वेशन बनती थी, उसके बाद हम सॉल्व कर पाते थे। और इससे कितना एक ही झटके में ये आपके आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से जो बाकी 3 है उसको भी कर देते हैं। अभी मैंने काफ़ी धीमे किया इसको समझाने की दृष्टि से, अब तेज़ करेंगे। देखिएगा, अगर ये UDL माने इस तरह से, और ये है W पर मीटर, और इसका विक्षेप वक्र ऐसा बनेगा इस प्रकार से, तो A पर टेंजेंट तो यही है, और B पर टेंजेंट ये होगी, ये हो गया IB, B पर ढाल। और इसका अगर हम बनाते बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो आप पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, ऐसा बनता है। और हम सब कुछ पहले से कर चुके हैं ये काम। ये L है, और ये जो है, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी जो वैल्यू होगी बेंडिंग मोमेंट की, वो W इंटू एल इंटू L/2, तो यानी ये था WL² बटा 2। हम डिटेल में इसको पहले कर चुके थे, ध्यान देना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में हम पिछली बार बात कर चुके थे, CG का और इसके बारे में बात कर चुके थे। ये हो गया। अब जो IB है, IB ये क्या है, B पर स्लोप है, और ये I मैक्स है, इससे अधिक स्लोप कहीं नहीं होगा, IB भी स्लोप है। और ये जो B पे जो स्लोप है ये A है और ये B है। B पर जो स्लोप है IB, ये A से B के बीच में स्लोप में चेंज के बराबर है, क्योंकि A पे स्लोप कितना है 0, और B भी कितना है IB, तो 0 से IB चेंज कितना चेंज हुआ, IB के बराबर, जो कि B पर स्लोप है। तो जो B पर स्लोप है वो A से B के बीच स्लोप में चेंज के बराबर है, A से B के बीच में स्लोप में चेंज के बराबर है। और इसका फॉर्मूला होता है A/EI। एरिया थ्योरम हमने जो अभी समझी थी, एरिया थ्योरम, वो ये तो कहती है कि धरण के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच ढाल में परिवर्तन उन 2 बिंदुओं के बीच के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एरिया/EI के बराबर होता है। ये एरिया थ्योरम ही है। अब A कितना है, देखिए मैंने आपको याद होगा इसके एरिया का फॉर्मूला बताया था। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे चित्र बनाया था पिछले वीडियो में। अगर ये B है, ये H है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा B इंटू H बटा 3। ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, BH/3। तो यहाँ पे B कितना है, B का मतलब ये L, ये जो L है लंबाई इसकी वो B है। H का मतलब ये WL² बटा 2, तो स्मॉल WL² बटा 2, ये हो गया ना, B इंटू H, और अपॉन 3 है। आप 3 नीचे कर दो अपॉन। अब आप देखेंगे अगर ये WL³ हो जाएगा,
क्योंकि डब्ल्यू एल स्क्वायर इंटू एल, डब्ल्यू एल क्यू दो नहीं चला जाएगा, 2 तिया 6 ई आई बन जाएगा। तो डब्ल्यू एल क्यू बटा 6 ई आई। और ये हम पहले भी आपको प्रूव कर चुके हैं मैकेले मेथड से। इसमें कितना आसान हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो आई मैक्स है इस केस में मैक्सिमम, जो कि एट बी है, बी पर है, वो डब्ल्यू एल क्यू बटा 6 ई आई होता है। अब देखिए हम तीसरा करते हैं और भी तेजी से। ये देखिएगा, ये सेंटर में पॉइंट लोड है, ये बीम का डिफ्लेक्शन कर्व है, ये सी पॉइंट है, यहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, और जहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है वहाँ पे स्लोप जीरो होता है। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका था। यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन कहीं नहीं हो। ये डब्ल्यू है पॉइंट लोड, ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पे जो होगा स्लोप जीरो, क्योंकि यहाँ जो टेंजेंट खींचेगा ना इस प्रेशर का, वो हॉरिजॉन्टल आएगी, ऐसे आएगी। तो यहाँ पर स्लोप जीरो है। और यहाँ पे स्लोप कितना है बी पर, ये टेंजेंट बी पे, तो स्लोप आई बी है। सी पर देखिए, सी पर जो आई है यानी कि आई सी स्लोप जीरो है, और बी पर जो है जो आई है उसको हम आई बी कहेंगे। और ये अगर आप ध्यान दें तो आई मैक्स है, इससे बड़ा स्लोप और कहीं नहीं होगा। ए और बी पर बराबर होंगे, आई मैक्स है। इसका मतलब, अच्छा इसका अगर हम बनाएं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, पूरा समझा कि मैंने काम किया था। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल, और ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, और ये पूरा नेगेटिव था, और ये एल है, और ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ये था डब्ल्यू एल बटा 4। इसको हम प्रूव कर चुके थे। अब देखिए हमें निकालना आई बी, क्योंकि यही आई मैक्स है, आई मैक्स यही है आई बी। हम आई बी को क्या कह सकते हैं, देखिए सी पर स्लोप जीरो है और बी पर जो है आई बी है। सी पर जीरो है और बी पर आई बी है, यानी सी से बी के बीच में जो चेंज हुआ वो आई बी के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं आई बी को सी से बी के बीच स्लोप में चेंज, और दो बिंदुओं के बीच में जो स्लोप में चेंज होता है वो उन दो बिंदुओं के बीच के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एरिया अपॉन ई आई के बराबर होता है। तो हम कहेंगे सी से बी के बीच बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया अपॉन ई आई। अब सी से बी के बीच में देखो, सी ये रहा, बी ये रहा, तो उसके बीच का तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये वाला ही है, ये इतना इतना, ये वाला यही तो है, इतना ही एरिया है। पूरा नहीं लेंगे इस बार, सी से बी के बीच लेंगे, और ये है डिस्टेंस L/2। तो एरिया क्या हो जाएगा, चूँकि ट्रायंगल है ना, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है L/2 इंटू हाइट कितनी है WL/4। ये एरिया हो गया सी से बी के बीच में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और अपॉन ई आई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डब्ल्यू एल इंटू एल, तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर, और ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ई आई। इसका मतलब जो इसमें आई मैक्स है वो एट सपोर्ट्स, दोनों सपोर्ट पर इतना ही आएगा, एट सपोर्ट्स, वो ए पर भी इतना निकलेगा, बी पर भी उतना ही है। ये आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 16 ई आई। और ये मैं आपको पहले मैकेले मेथड से भी बता चुका था। अब लास्ट में हम जो चौथा केस भी कर लेते हैं। देखिएगा ये है यूडीएल और सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये है डब्ल्यू पर मीटर,
और ये इसका डिफ्लेक्शन कर्व, वही यहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर में होगा, इसको सी कह दिया। और यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो आएगी हॉरिजॉन्टल, यानी इस सी पर जो स्लोप है आई सी बराबर 0 है, और ये ए और बी है, और बी पर जो स्लोप है, अब चाहे इस बार ए पे कह दो आप चाहो तो, ए पर अगर मैं इस पर का खींचूँ टेंजेंट तो ऐसी आएगी, और ये एंगल जो होगा वो ए पर स्लोप होगा आई ए जो है वो आई मैक्स है, मैक्सिमम है, और ये ए पर स्लोप है। बी पर भी जो होगा वो मैक्सिमम ही होगा, सिमेट्री है ना, इस कारण से बी पर ए पर स्लोप मैक्सिमम है। अब हमें ए पर स्लोप निकालना है, कैसे निकालेंगे? सी पर, अच्छा पहले बना इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिएगा, ये था। और ये वैल्यू हम निकाल चुके थे पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, ये थी WL²/8। इस बार हमने क्या कहा है, हमें निकालना आई मैक्स, और आई मैक्स कहाँ है, आई ए पर। और आई ए जो है वो कैसे है, किसके बराबर है? देखिए ए पर स्लोप है आई ए, और सी पर स्लोप है 0, तो सी से ए के बीच में कितना चेंज हुआ? जब 0 से आई ए हुआ तो आई ए के बराबर चेंज हो गया, तो हम आई ए को कह सकते हैं सी से ए के मध्य या सी से ए के बीच स्लोप में चेंज, यानी कि चेंज ऑफ स्लोप फ्रॉम सी टू ए, ये हो गया आई ए। अब सी से ए के बीच में स्लोप में चेंज कितना कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे सी से ए के बीच बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया अपॉन ई आई, ये फॉर्मूला है। इस बार देखिएगा, इस बार हमें सी से ए के बीच में निकालना है, हमें वो निकाले जाने की सिमेट्री है ना, इसलिए ये भी उतना ही होगा जितना कि ये वाला होगा, इस साइड वाला। इस बार ये इसको मार्क कर देते हैं। अच्छा इस बार ये कितना है, L/2। अब ये एरिया जो है, ये एरिया का मैंने आपको बताया था तरीका निकालने का, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो के अंदर। अगर ये इस प्रकार का कोई होता है कर्व उभरा हुआ, जो कि ये है, ठीक है, ऊपर बताया ये नीचे, लेकिन शेप वही है, ये B है और ये H है, तो एरिया होता है 2BH/3, ये मैंने आपको बताया था 2BH/3 ये एरिया होता है, एरिया, ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो इसका मतलब ये जो आई ए होगा ये कितना हो जाएगा, 2BH/3, तो 2 इंटू बी का मतलब बेस, बेस इसका ये L/2 है, H का मतलब हाइट, और हाइट है WL²/8, WL²/8, 2BH अपॉन 3 आप नीचे ले सकते हो, और ये है तो ये है ही है। इसका मतलब आई ए बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये WL² इंटू L, ये WL³ हो जाएगा, और 8 इंटू 3 24 EI हो जाएगा। आई ए कह दो या आई मैक्स कह दो, मैक्सिमम स्लोप बराबर स्मॉल WL³/24 EI। और ये हमने मैकाले मेथड से भी किया था, तब ये बड़ा लेंथ दे रहा था। हमने पहले AI/d2y/dx² किया था, इसको mx के बराबर, फिर हमने इसको 2 बार इंटीग्रल किया था, C1 C2 निकाले थे, काफ़ी लंबा था। और देखिए एरिया थ्योरम से कितना आसानी से स्लोप निकल गया। तो इस तरह से आपको मैंने जो चारों केस हैं वो करा दिए हैं, जो मैंने आपको उसमें कराए थे मैकाले मेथड से, वो मैंने आपको इनसे भी करवा दिए हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो,
मुझे आशा है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप आगे बराबर से पढ़ाई करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं इसको लाइक करें, अपने अधिकतम दोस्तों के बीच में शेयर करें। जो भी स्टूडेंट आपको संपर्क में हों, आपके कॉलेज के हों चाहे किसी और कॉलेज के हों, पूरे राजस्थान में कहीं पर भी आप उनको ये वीडियो भेजें, वो आपको दुआएं देंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, कोई काम की चीज़ है। और मैं केवल वीडियो नहीं बनाता हूँ, कोई समस्या आती है उनको सॉल्व भी करता हूँ, वो भी निःशुल्क। तो इस बात को ज़रा समझें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया तो। मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास, इसको खूब प्रसिद्ध करें और ये लोगों के बहुत काम आने वाला, आपके तो काम आ ही रहा है। ये 10वीं 11वीं 12वीं जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, उनके बहुत काम का है। वो भी मेरे से कोई भी सवाल मैथ्स का पूछ सकते हैं और मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।